Hello students, welcome you to this new lecture of economics. आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारे पिछले लेक्चर का ही एक पार्ट बी रहेगा। और वो क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और उसमें हमने ये कहा था जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके टू लेवल्स होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मॉल लेवल पे डिस्कस करता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लार्ज लेवल पे स्टडी करता है। तो आज हमारे पास इसी का ही एक पार्ट बी आ जाता है और वो है हमारे पास स्कोप। स्कोप का मतलब होता है एरिया। मतलब इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो इसका आंसर बहुत इजी है। इजी कैसे है, अगर आप अपनी बुक देखें तो जो वहां पर स्टार्टिंग में इंडेक्स बना हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि वो सारे चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर क्यों लिखे हुए हैं। इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तभी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखे हुए हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर को उठा के और मैक्रो में डाल दें, या मैक्रो वाले चैप्टर को उठा के माइक्रो में डाल दें, क्योंकि दोनों का लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसको पढ़ना बहुत इजी है। अगर आपने अपनी बुक के अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन सारे चैप्टर्स का नाम ही आपको याद हो गया तो आपको माइक्रो और मैक्रो का स्कोप जो है वो अपने आप याद हो जाएगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हो जाता है। अब उन चैप्टर्स के नाम कौन कौन से हैं हम उन चीजों को अभी देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और यहां पर हम लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, ठीक है। और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन वाला होता है। उसके बाद अगर आप चैप्टर्स देखें तो आपको नजर आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर की बात हो रही है। अब कंज्यूमर का काम क्या है, उसका काम है डिमांड करना, तो वो डिमांड करेगा, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। तो ये जो 3 या 4 चैप्टर हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये कंज्यूमर के साथ रिलेटेड हैं। तो अब सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, हम एक कंज्यूमर की डिमांड पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिमांड एनालिसिस को लेके चलता है। वो ये कहता है कि अब एक कंज्यूमर जो है वो कौन कौन सी चीजों की डिमांड करेगा, जो उसकी डिमांड है उसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। मान लीजिए कि मैं मार्केट में डिमांड करने के लिए जाता हूँ, कोई चीज परचेज करने के लिए जाता हूँ, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखे मैं वो डिमांड करने वाला हूँ। मतलब क्या हो सकता है, उसका प्राइस हो सकता है, मेरी पॉकेट में कितनी इनकम है वो हो सकती है, उसमें मेरे टेस्ट हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, मेरी हैबिट हो सकती हैं, सीजन हो सकता है, या कोई जो है वो कस्टम्स हो सकते हैं, या कोई फेस्टिवल ओकेजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या करेंगी, वो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ने वाले हैं। अब एक कंज्यूमर ने डिमांड करनी है, तो डिमांड करने के लिए मार्केट में चीजें होनी चाहिए। तो मार्केट में चीजें कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा प्रोड्यूसर। तो दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे। मतलब एक प्रोड्यूसर जो है अगर वो प्रोडक्शन करता है तो वो कौन सी चीजों को ध्यान में रखेगा। अगले जो चैप्टर शुरू होते हैं वो प्रोड्यूसर पे शुरू हो जाते हैं। कहां पे आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन,
यानी एक प्रोड्यूसर जो है वो कौन सी चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। अब उसने प्रोडक्शन कर ली तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो अगला चैप्टर कॉस्ट का आ जाता है। अब उसने प्रोडक्शन करी, उसके ऊपर उसने कॉस्ट बियर करी, फिर वो चीजों को मार्केट में फॉर सेल भेजने वाला है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द सप्लाई ऑफ दैट गुड्स। अब मार्केट में चीजें आ गई, उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे, तो रेवेन्यू उसको अर्न होगा। उसके बाद वो कहेगा कि मैंने इतनी कॉस्ट बियर करी थी, मुझे इतना रेवेन्यू मिला, तो इतना मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो वो प्रॉफिट एनालिसिस करेगा, मतलब वो ये देखेगा कि मैं जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर हूं या नहीं हूं। तो अगला चैप्टर क्या है, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं, प्रोड्यूसर के साथ रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले चैप्टर हैं वो कंज्यूमर के साथ रिलेट करेंगे, तो कंज्यूमर का काम क्या है, डिमांड करना। जो अगले चैप्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर के साथ रिलेट करते हैं, जिसका काम क्या है, प्रोड्यूस करना। अब क्या होगा, अब दोनों एक ही जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे। वो कौन सी जगह होगी, वो होगी मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, मार्केट एनालिसिस करती है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट क्या होती है, मार्केट कितनी तरह की होती है, वो आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, डुओपोली होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं। ये भी कौन डिस्कस करने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक डिस्कस करने वाली है। लास्ट में क्या होगा, हमने कहा था कि जो प्रोड्यूसर है उसने क्या करना है, उसने प्रोडक्शन करनी है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो उसके बदले में उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, यानी रेंट जो है वो किसको मिलेगा, वो लैंड को मिलेगा। वैसे इंटरेस्ट कैपिटल को मिलेगा, वेजेस लेबरर्स को मिलेंगे, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, जितना उन सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस होगा। तो अब इसके अंदर हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग के अंदर क्या होगा, हम जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम उन सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्राइस डिटरमिन करेंगे। और मार्केट के अंदर क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम उनका प्राइस डिटरमिन करेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसके अंदर बेसिकली हम 4 चीजें लेके चलते हैं। फर्स्ट इट्स अ डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस को आप कंज्यूमर एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड करना कंज्यूमर का काम है। उसके बाद हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम मार्केट को देखने वाले हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। यहाँ पर क्या होगा, हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस डिटरमिन करेंगे। फिर क्या होगा, हम जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हम उनका प्राइस डिटरमिन करेंगे। तो ये जो 4 चीजें हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट आपके जो इंडेक्स के अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं उन जो सारे चैप्टर्स को मैंने जस्ट 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो किसके स्कोप के अंदर आते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आते हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या आता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंडेक्स है उसको देखा जा सकता है। अब उसमें क्या क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें तो उसमें तो इंट्रोडक्शन होगी। सेकंड चैप्टर जो है वो आपका शुरू हो जाता है नेशनल इनकम के साथ। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। अब नेशनल इनकम को आमतौर पे हम ये समझ लेते हैं कि जितने भी लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, सारे के सारे जितने लोग हैं उन सभी की इनकम को ऐड करो और आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये चैप्टर हमारे ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इनको सॉल्व करेगा और ये बताएगा कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं अगर हम उन सारे लोगों की इनकम को ऐड कर देते हैं तो आंसर नेशनल इनकम के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नेशनल इनकम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, ये कैसे डिटरमिन होती है, इसके डिटरमिनेशन के मेथड्स कौन-कौन से हैं, उसमें देखेंगे कि
इनकम मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। जो नेशनल इनकम है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उसमें आएगा प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये चैप्टर जो है वो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ जो है वो डील करने वाला है। आगे थोड़ा चलेंगे तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ डिमांड होता तो वो कहां पे आता, वो माइक्रो के अंदर आता। अब एग्रीगेट डिमांड आएगा और इसके साथ क्या आ सकता है, एग्रीगेट सप्लाई आएगा। जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो किसमें आ जाएगी, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। तो हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या आएगा, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वहां पे आप नीचे ही देखेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद अगर अगले चैप्टर्स में जाएं तो वहां पे आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होती है, मतलब हम अपनी कंट्री की कितनी करेंसी देके दूसरी कंट्री की करेंसीज परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि $1 जो है वो 74 रुपीस के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 74 रुपीस देने पड़ेंगे और इसके बदले में हमें $1 मिल जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि हमें $1 को लेने के लिए उसके बदले में कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये चैप्टर जो है वो हमें इस चीज के बारे में सिखाने वाला है। उसके बाद हम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ये देखने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है, ये हर एक कंट्री जो है आजकल के टाइम के अंदर ओपन इकोनॉमीज हैं। ओपन इकोनॉमी आप समझिए कि एक रूम है और उस रूम के सारे खिड़कियां दरवाजे खुले, तो कोई भी अंदर आ सकता है तो कोई भी बाहर जा सकता है। मतलब आप उस रूम को जो है वो एक कंट्री समझ लीजिए, भी दरवाजे खुले हैं, कोई भी चीजें अंदर आ सकती हैं मतलब इंपोर्ट हो सकते हैं, और कोई भी चीजें बाहर जा सकती हैं मतलब एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो अब इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा तो उसकी ना हमें एक बैलेंस शीट रेडी करनी पड़ेगी, एक अकाउंट बुक, एक हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम मनी स्टडी करने वाले हैं कि मनी क्या होती है, मनी क्यों एग्जिस्टेंस के अंदर आई, मनी कितनी तरह की होती है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो कहां पर हैं, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बन जाती हैं। तो सिंपली कैसे याद रखना है आपने जस्ट अपने जो बुक के चैप्टर्स हैं आपने उन चैप्टर्स को याद रखना है, उनके नाम को याद रखना है। अगर उनके नाम आपको याद रह गए तो आप स्कोप जो है वो इजीली बना सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने जो है वो अभी बनाया। सो दिस इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इकोनॉमिक सिस्टम, पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है। हम फिर इसके दो पार्ट्स करेंगे, इकोनॉमिक को अलग करेंगे और सिस्टम को अलग करेंगे। इकोनॉमिक मतलब आपकी इकोनॉमी, यहां पर हम इकोनॉमिक को अपनी इकोनॉमी समझ लेते हैं। यहां पर क्या होगा, सिस्टम मतलब आपकी इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो कौन चला रहा है। मतलब हमने अभी बात की थी कि इकोनॉमी के अंदर हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। हम ध्यान
देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, इकोनॉमी की, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आ सकते हैं, हम किसमें आ सकते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी को कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। तो हम इकोनॉमी सिस्टम मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेने वाला है, वो कौन सा सिस्टम लेने वाला है, मतलब आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी, कौन सी चीजों की होगी, ये डिसीजन है। वो प्रोडक्शन जो है वो कैसे होगी, मतलब उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, आप उसको कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसमें क्या होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं, आप रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं कि पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करने के लिए लेबर को ज्यादा यूज करने वाले हैं कि मशीनरी ज्यादा यूज करने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, आप कौन सी चीजें बनाने वाले हैं, आप कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले हैं, मतलब जो लोगों को खाने पीने के काम आए, या आप कैपिटल गुड्स बनाने वाले हैं, मतलब जिनको हम मशीनरी बोलते हैं, आप वो बनाने वाले हैं। तो ये सारे डिसीजन जो हैं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, आपकी इकोनॉमी के अंदर ये जो तीन मेजर डिसीजंस हैं ये कौन लेने वाला है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब ये क्या हो सकता है, इसके बारे में ना अब तीन तरह के व्यूज हो सकते हैं, मतलब ये जो डिसीजन लेंगे वो तीन तरह के लोग डिसीजन ले सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, वो कैपिटलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब कैपिटलिस्टिक यानी इसमें क्या होगा, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन जो है वो कौन लेगा, वो प्राइवेट सेक्टर लेगा। मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो जितना भी प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा कि उसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। मतलब जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारी की सारी पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में इस तरह की कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो नहीं रहने वाली। अब सोचिए कि अगर सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाए तो प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करता है, अब वो लोगों के वेलफेयर के लिए तो काम करेगा नहीं, उसको तो क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर जितने भी डिसीजन लेगा वो इस तरह से लेगा कि उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम करता है फॉर द सोल पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक हो गया। इसका बिल्कुल इनवर्स हम ले लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा, नाम से पकड़िए, सोशलिस्टिक यानी सोसाइटी को ध्यान में रखा जाएगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, सेंट्रली प्लान्ड, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो क्या करेगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग बनाएगी। और वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो सकती है, वो हो सकती है गवर्नमेंट। मतलब ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो कौन लेगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर लेगा। अब अगर गवर्नमेंट ने ये सारे डिसीजन लेने हैं तो गवर्नमेंट का पर्पस जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना तो होता नहीं है। तो गवर्नमेंट किस लिए काम करती है, वो हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मतलब गवर्नमेंट जब ये डिसीजन लेगी तो कैसे लेगी, वो ये देखेगी कि उसने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये ऐसे करना है ताकि लोगों का वेलफेयर जो है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो इसमें सारे के सारे
गवर्नमेंट सेक्टर लेता है। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड होता है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब इन दोनों का मिक्स होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, नंबर ए पे गवर्नमेंट सेक्टर होगा और नंबर 2 पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा। अब ये दोनों सेक्टर जो हैं वो मिलकर डिसीजंस लेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लेगी और जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि कोई XYZ चीजें हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर भी हाथ में आ गई तो ये क्या करेंगे, ये तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए वो जो मेन एरियाज हैं वो अपने हाथ में रख लेती है और जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर हम अगर पंजाब की एग्जांपल लें तो पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने हाथ में रखी हुई है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो अगर वो हमसे ये कहें कि हम आपसे 50 रुपीस पर यूनिट भी चार्ज करेंगे, देन वी हैव टू गिव दैट। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ में रख ली। जिन स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज भी है वहां पर भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोविजन है वो प्राइवेट सेक्टर को दी है, पर जो रेट होंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल रखेगी। और हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस वो भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और बाकी चीजें गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर की फीस नहीं पे कर सकते, दे कैन कम टू द गवर्नमेंट स्कूल, वी आर देयर फॉर यू, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाइए। वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो दोनों सेक्टर जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। सो इंडिया इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो कौन ले रहा है, वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके ले रहे हैं। गवर्नमेंट किस लिए ले रही है, सो दैट द सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड, और प्राइवेट सेक्टर क्यों ले रहा है, so that the profits can be maximized. So these three are defined as the economic systems. कौन-कौन से हुए, first there is a capitalistic economy, number 2 it's the socialistic economy, and number 3 it's a mixed economy. तो ये था हमारा economic system. अब economic system के बाद एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और आता है, उसको हम कहते हैं economic पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब इसके भी हम दो पार्ट्स कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, वही सेम इकोनॉमी और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉलिसीज। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज। अब हमें अपनी इकोनॉमी को चलाना है, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत तरह की पॉलिसीज बनाती है। तो जितनी भी वो पॉलिसीज होती हैं उनमें क्या होता है, पॉलिसीज में अंदर बेसिकली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनके थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है उसको चलाने की कोशिश की जाती है। तो जितने भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो कौन-कौन सी हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या आएगा कि हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उन सभी एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो बनने वाली हैं। तो हम उन इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन-कौन सी पॉलिसीज देते हैं। फर्स्ट इट इज द फिस्कल पॉलिसी, ये हमारी पहली इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये
एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम जाएंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट हम इसका मीनिंग देखने वाले हैं। तो फिस्कल, फिस्कल जो वर्ड है वो मिला है फिस्क से, FISC, फिस्कल वर्ड इससे बना है फिस्क। अब फिस्क का मतलब क्या होता है? फिस्क का मतलब होता है ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब खजाना, मतलब गवर्नमेंट के खजाने से रिलेटेड पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट के खजाने के अंदर कितनी पैसे अवेलेबल हैं, तो वो क्या है, वो फिस्कल पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट के खजाने के अंदर कितने पैसे होंगे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आपके घर पे जो लॉकर है वो आपका खजाना है, तो आपके घर के लॉकर में कितने पैसे होंगे, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आपकी इनकम कितनी है, और नंबर 2 आपका एक्सपेंडिचर कितना है। तो जितनी आपकी इनकम ज्यादा और जितना आपका एक्सपेंडिचर कम, उतने आपके खजाने में पैसे ज्यादा, और जितना आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा और जितनी आपकी इनकम कम, उतने ही आपके खजाने में पैसे कम होंगे। तो क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के साथ रिलेट करती है, ट्रेजरी में जो पैसे होंगे दैट डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो फिस्कल पॉलिसी क्या हुई, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट को इनकम कहां-कहां से होती है। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। गवर्नमेंट को हम फाइन पे करते हैं, उससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। गवर्नमेंट को हम मैंने घर की रजिस्ट्री करवानी है तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस दूंगा, उससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, उससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। गवर्नमेंट को कई तरह के डोनेशंस मिलते हैं, उससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो ये सारे क्या है, ये गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज हैं। अब यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ-कहाँ पर करती है, तो रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर, तो ये डिफेंस पर, तो ये सारे क्या हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो पहली इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे हमारी कंट्री चलेगी वो कौन सी है, वो फिस्कल पॉलिसी है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज क्या है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के एवेन्यूज क्या है, मतलब गवर्नमेंट कहां-कहां पर एक्सपेंडिचर करती है। 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी, तो द पॉलिसी रिलेटेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ फिस्कल पॉलिसी। नंबर 2 जो पॉलिसी है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको भी इसके नाम से लिखा जा सकता है मॉनेटरी, यानी कि मनी, मनी रिलेटेड पॉलिसी। यानी अब इंडिया में अगर हम बात करें तो मनी कौन इशू करता है। अब आप लोग कहेंगे कि इंडिया में मनी जो है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। गलत, इंडिया में मनी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता। अगर हम कोई भी नोट देखें, आपके पॉकेट में 2 रुपीस का नोट हो सकता है, आप उसको देखिए, उसके ऊपर लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब वो जो 2 रुपए का नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। 5 रुपीस का 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ये सारे नोट्स के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो लिखा हुआ है और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने अपने साइन करे हुए हैं। इसका मतलब ये सारे नोट जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। अगर आपके पास 1 रुपए का नोट हो, अगर आप उसको चेक करें तो वहां पर ऊपर आपको कहीं पर भी भारतीय रिजर्व बैंक देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर लिखा होगा भारत सरकार और नीचे जो साइन होंगे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं होंगे, वो साइन होंगे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के। मतलब जो 1 रुपए का नोट है वो कौन इशू करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और उसके नीचे हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो साइन करते हैं। वैसे ही अगर आप कॉइन्स देखें, 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी का कॉइन देखें, वहां पर भी कहीं पर भी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है सिर्फ भारत, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो इंडिया के अंदर 1 rupee note and all the coins are issued by the government of India and rupee 2 से लेके जितने भी ऊपर के नोट हैं वो सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है।
ये सारी करेंसी इशू हो रही है, तो मनी का क्या हो सकता है, मनी की सप्लाई होती है। अब सप्लायर ऑफ मनी कौन है इंडिया में, दो लोग, कौन कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उन्होंने तो पैसा मार्केट के अंदर भेज दिया, तो अब क्या होगा, उस मनी की क्या होगी, डिमांड होगी। अब वो डिमांड कौन करेगा, वी एज अ कंज्यूमर डिमांड कर सकते हैं। मैं कहूँ मुझे अपना घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपने घर का सामान चाहिए, तो हम उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। डिमांड कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स उसकी डिमांड कर सकते हैं, वो कहेंगे हमें फैक्ट्रीज लगानी है, हमें प्रोडक्शन करनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दो चीजों के साथ रिलेट करती है, पहला सप्लाई ऑफ मनी और दूसरा डिमांड फॉर मनी। तो ये दो चीजों के साथ जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है। तो ये भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि पहला मनी की सप्लाई कितनी हो रही है, नंबर टू मनी की डिमांड कितनी है। और क्या हो सकता है, एक हो सकती है प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी यानी कि प्राइस से रिलेटेड पॉलिसी। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइसेस हैं which are determined by the government, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस में क्या होगा, रेलवे में हम जाते हैं तो रेल का टिकट कितने का होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी, सीएनजी का रेट क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आपने एक किसी को लेटर डालनी है तो उसके ऊपर स्टैंप कितने की लगेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके जो आप पार्सल करवाते हैं या स्पीड पोस्ट करवाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके पैसे कितने लगेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमिन करती है। जैसे हर साल वीट का, राइस का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमिन हो जाता है, इससे कम तो आप सेल नहीं कर सकते। यानी जैसे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो वीट का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो अगर मान लीजिए कि 2000 रुपीस है, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट फार्मर्स को ये कह रही है कि आप मार्केट में अपना वीट लेके आइए, जिसको आपको दिल करता है आप बेचिए, अगर कोई आपका वीट परचेज ना करे सो वी आर देयर टू परचेज इट, हम मिनिमम 2000 में जो है उसको परमानेंटली परचेज कर ही लेंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को एक तरह का एश्योरेंस दे रही है कि जब वो अपनी चीज मार्केट में लेके आए, ही नीड नॉट टू वरी, मार्केट में उसको कम से कम 2000 रुपीस जो है वो तो मिलने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंट प्राइसेस को लेके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइस पॉलिसी। तो ये हमारी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं जो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हमारी कंट्री अच्छी तरह से रन कर सके। सो ये है फिस्कल पॉलिसी व्हिच इज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस पॉलिसी। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। जो अपने डाउट्स हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, उसको हम जरूर जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।